हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस ईयर के 2500 से ज़्यादा के क्वेश्चन के सीरीज़ स्टार्ट किए थे, आज उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। तो ये होता है अंडाशय में निर्मित होते हैं। अगर बात कर ले पुरुष जनन कोशिकाएं या स्पर्म या शुक्राणु, वो टेस्टिस में निर्मित होते हैं, टेस्टिस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो टूटता है ग्लूकोज में C6H12O6। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी H2O। ये 6H2O बनाता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस ATP टूटता है, ATP में टूटता है। ये 36 ATP बनाता है, 36 ATP बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं। तो दो रसायन हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया। तो डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पे सबसे पहला प्रयोग किया था। डोबेराइनर के 3 त्रियक दिए थे, ट्राइड दिए थे। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम एक चालक में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस और धारा, पोटेंशियल डिफरेंस और धारा के बीच संबंधों को बताता है। ओम का नियम। ओम का नियम हमें बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I का। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है, बिल्कुल ये सही है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य का गति, ये गलत है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य का गति नहीं होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का गति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये सारे सही है, लेकिन ये गलत है और हमें गलत ही समझाना है, नियम समझाया नहीं गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर किसके बराबर होता है। जूल ऊर्जा या वर्क कार्य का इकाई होता है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम के द्वारा 2 नियम दिए गए हैं। पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। माफ़ कीजिएगा, पहला जो नियम है वो है निश्चित अनुपात का नियम, जिसे वो बोलते हैं लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
इसको लेबोजियर ने दिया था। लेबोजियर ने दिया था, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और निश्चित अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, इसको दिया था प्राउस्ट ने, इसे प्राउस्ट ने दिया था। इन नियमों के अनुसार क्या कहा गया है कि निश्चित अनुपात का नियम, इसके अनुसार जब किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में ही होगा, किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है, जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 के रेशियो में होगा। अगर इस रेशियो को चेंज करते हैं तो ये पानी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ये फिर पानी नहीं रहेगा। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या कहा गया कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से पहले और बाद में जो मास होता है वो सेम होगा। जैसे कि दो एटम हाइड्रोजन के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है H2O। अगर इसका मास देखें तो यह 2, इसका मास 16 + 2 18, इसके मास के बराबर होता है 18। तो यहाँ पे पूछा गया है द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें अष्टक पूरा करने के लिए जो मिनिमम इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है उसे संयोजकता कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4, इसमें 4 तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 तो है, इसे और कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनके परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। देखिए, जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था तो जितने भी साइंटिस्ट हुए, सिर्फ एक को छोड़ के सबने एटॉमिक मास के अनुसार, मास के बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों को सजाया था। लेकिन मोज़ले साहब, जो अभी हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। मोज़ले साहब के अनुसार क्या कहा गया कि इसके अनुसार एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सजाया गया था, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सजाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोज़ले। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से मिलकर बनी है? 4 घटकों से मिलकर बनी है। पीतल या ब्रास, ये किससे मिलकर बनी है? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर 70% और जिंक 30%। अगर बात कर ले मैग्नीन की, तो मैग्नीन में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस निकेल प्लस मैग्नीज, ये होता है 84%, ये होता है 4% और मैग्नीज होता है 12%। इसमें भी 3 ही घटक हैं। सोल्डर या फ्यूज़, ये होता है टीना और प्लस लेड, सीसा से। टीना होता 75% और लेड
25%। नाइक्रोम, अगर हम बात करें नाइक्रोम की तो इसमें होता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीज, ये 4 घटकों से मिलके बना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम अगला क्वेश्चन है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को कहा जाता है यौवनावस्था, यौवन। अगला क्वेश्चन है, इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है, एस्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टर। एस्टर को इत्र और स्वादिष्ट मसाले बनाने के में भी यूज़ किया जाता है। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है। देखिए, मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मस्तिष्क भी शरीर का डैश सामान्य अंग है। मस्तिष्क भी शरीर का डैश सामान्य अंग है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं उसे कहा जाता है। देखिए, प्लांट किंगडम को 5 समूहों में बांट रखा गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। तो ये जो थैलोफाइटा समूह के हैं, जितने भी प्लांट आते हैं इसमें थैलोफाइटा समूह में, उसमें ना तो जड़ होते हैं, ना तो तना होते हैं और ना ही पत्तियां होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? देखिए, दाब बराबर होता है पर यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स लंबवत होता है या फिर थ्रस्ट होता है, जिसे थ्रस्ट भी कहा जाता है, थ्रस्ट, जिसको प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद। इसी फोर्स को अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, अपथ्रस्ट, जिसे उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। अपथ्रस्ट कर ले या फिर उत्क्षेप कर ले, थ्रस्ट कर ले या फिर प्रणोद कर ले, इसी फोर्स को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्षेप बल। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। कैलिफोर्नियम एक्टिनाइट समूह का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। देखिए, जब एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, यहाँ फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर अनंत पे कहीं पे रखा गया, अगर वहाँ से लाइट आ रहा है, टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगा, वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। और इसका जो इमेज, इस वस्तु का जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। जिधर से लाइट आ रहा है उसी ओर अगर इमेज बन रहा तो वो रियल होता है। अगर रियल होगा तो ये उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और ये बिल्कुल एक पॉइंट के आकार का बनेगा, बिल्कुल बहुत ही छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। अगर इसी को उल्टा, अगर वस्तु फोकस पे होता तो ये कहाँ पे इसका इमेज बनता? अनंत पे बनता, और ये बहुत बड़ा बनता, काफ़ी बड़ा बनता।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता? अवक्षेप जो जल में नहीं घुलता है, ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को कहा जाता है? खिंचाव या टेंशन बल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन O3 एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3 48 यूनिफाइड मास होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का अगर सिंगल बॉन्ड है, तो CnH2n+2, अगर डबल बॉन्ड है तो CnH2n, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो CnH2n-2। हमने पिछले क्लास में आपको एक बात बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड रहा, इसको पहचानेंगे कैसे? इसके लास्ट में ANE रहेगा। अगर डबल बॉन्ड रहा तो इसके लास्ट में ENE रहेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लास्ट में YNE रहेगा। तो यहाँ पे कहा गया एल्केन का सामान्य सूत्र क्या? एल्केन, इसके लास्ट में ANE आ रहा है। ANE यानी कि सिंगल बॉन्ड मतलब CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? देखिए राइजोइड्स प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा गया है। अभी हमने बताया, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। तो ये जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, इसके जगह पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह से जड़ के पास ही एक स्ट्रक्चर होता है जो जड़ के जैसा ही काम करता है, जिसे राइजोइड्स कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ पोर्शन होता है जिसे राइजोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप मूल रोम मतलब जड़ के समान होती है। बिल्कुल ये सही है। यह ब्रायोफाइट की निचली बाहरी त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभार है। बिल्कुल ये भी सही है। इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है। ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकसित तना, पत्तियां और जड़ नहीं होती है। राइजोइड्स के बारे में गलत यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। डैश एक संक्रमण धातु है। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखें, तो ये जो ब्लॉक डी के एलिमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे के सारे संक्रमण धातु होते हैं। ये जो तीनों हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो तीनों हैं, ये तीनों जिरकोनियम, टेक्नेशियम और रेनियम, ये तीनों ही ब्लॉक डी के एलिमेंट होते हैं। लेकिन ये जो नेपच्यूनियम है, ये ब्लॉक डी के एलिमेंट ना होकर के ब्लॉक एफ के एलिमेंट है। यहाँ पे ब्लॉक एफ होता है, ब्लॉक एफ के एलिमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यूनियम। अगला क्वेश्चन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई मान क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16।
40 + 16 56। इसका जो इकाई द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 56। अगला क्वेश्चन है, धातु डैश धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण, माफ कीजिएगा, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। देखिए, तार के रूप में अगर ढालना है तो वह गुण तान्यता या फिर डक्टिलिटी कहलाता है, जिसे खींच के हम काफ़ी लंबा कर सकते हैं। तार का वह गुण जिसके कारण हम किसी भी तार को खींच के लंबा कर सकते हैं, किसी भी तत्व को खींच के लंबा कर सकते हैं, इसे तान्यता कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। एक होता है आघात वर्धनीयता या फिर मेलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता या फिर मेलिटी, इसके द्वारा किसी भी धातु को पीट के एक पतली चादर की तरह बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता या फिर मेलिएबिलिटी कहा जाता है। तो इसका जो खींच के लंबा करना है तान्यता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तान्यता या फिर डक्टिलिटी। यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डक्टिलिटी या तान्यता किस धातु का सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है ऑरम का, गोल्ड का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। अगर पूछा जाएगा आघात वर्धनीयता या फिर मेलिएबिलिटी, ये भी गोल्ड का होता है 79, इसका एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे एक दे रखा चालकता, ये चालकता सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर का होता है, चांदी का होता है 47, इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके करता है और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और एक सॉल्ट बनाता है और एक वाटर बनाता है। एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब आपस में रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट NaCl और प्लस H2O वाटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक एसिड और प्लस बेस दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है ध्रुमिकाएं। इसे ही कहा जाता है डेंड्राइट, या ध्रुमिकाएं। गाइस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।